नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। 15 जुलाई को नेशनल डे ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, पर इसको लेकर अभी थोड़ी और अवेयरनेस की जरूरत है। क्या आपको पता है कि 60.4% लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी एक ही होती हैं। 69.6% लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। 90% से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ रिच एंड फेमस लोगों के लिए ही है। 100% लोग ये सोचते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैंड फ्रैक्चर को मेंटेन करते हैं। क्या आपको पता है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आज बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और आप इससे बहुत ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। साथ में जो कंजेनिटल हैंड एब्नॉर्मलिटीज हैं, हैंड इंजरीज, बर्न इंजरीज, डायबिटिक फुट या फिर क्रोनिक वुंड, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, इन सब में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक बहुत बड़ा किरदार निभा रही है। तो आज हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये और क्या क्या कर सकती है और क्या फर्क है कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में, और क्या क्या फायदे लोग इससे उठा सकते हैं। इसके साथ ही कैंसर रिकंस्ट्रक्शन या ट्यूमर से इफेक्टेड एरियाज को रिस्टोर करा जा सकता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से। तो नेशनल प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमितेश्वर सिंह, जो कि एचओडी हैं प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जरी ईएमसी हॉस्पिटल अमृतसर से। डॉक्टर अमितेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत पर। थैंक यू वेरी मच। मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी डॉक्टर अमितेश्वर कि प्लास्टिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, इसमें क्या अंतर है और क्या लोग जानते हैं इसके बारे में? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी तो नाम सबने सुना होता है, क्योंकि हमारे अखबारों में आता है एक्ट्रेसेस ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई या लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी कराई या चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई, बट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किसी ने नहीं सुना होता। एक्चुअल में ये है कि प्लास्टिक सर्जरी बड़ा नाम है और इसके साथ जुड़ते हैं दो नाम, जिसका नाम है कॉस्मेटिक या फिर एस्थेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि जो चीज जन्म से नहीं है उसको बनाना, जैसे कि अगर कान नहीं है किसी का तो कान बनाना, या फिर जो चीज किसी एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गई है, जैसे मान लो कि लात की हड्डी टूट गई और उसका मांस खराब हो गया है, तो उसको नया मांस लगाना, वो एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। और एस्थेटिक सर्जरी का मतलब होता है जो चीज नॉर्मल है उसको और सुंदर करना। कई लोगों के मन में अपने नाक को लेके परेशानी होती है कि मेरा नाक टेढ़ा है, बट उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी वो बेहतर चाहता है, तो उसको एस्थेटिक सर्जरी में माना जाता है। तो यहाँ पर कई चीजें हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, इन सब में क्या अंतर है, हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये चीजें कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपको। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि वुंड ट्रीटमेंट इसमें कितने हद तक हेल्प करती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। आपने कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए या इस तरह का कुछ हो जाए, कहीं का मांस खराब हो जाए, तो किस तरीके से क्या किया जाता है एज अ सर्जन, आप क्या करते हैं आगे? देखिए, जख्म या वुंड किसी कारण से भी बन सकता है, किसी ऑपरेशन से बन सकता है, किसी चोट लगने की वजह से बन सकता है, जलने से बन सकता है, या जैसे कि कैंसर निकालने के बाद बन सकता है। प्लास्टिक सर्जन का मकसद होता है उस भले सही डायरेक्शन में उसको ठीक करने के लिए उसका इलाज करना। जैसे कि मान लो एक्सीडेंट के बाद बहुत गंदगी है, उसमें पत्थर हैं, कांच हैं और उसमें घास का सामान है जो सड़क पे नॉर्मली होता है, तो उसको सबसे पहले डिब्राइडमेंट किया जाता है, जो कि प्लास्टिक सर्जन से अच्छा डिब्राइडमेंट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा के डिब्राइडमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा मकसद होता है कि इस जख्म को भरना। क्यों? अगर जख्म खुला रहेगा तो हड्डी का फ्रैक्चर जुड़ेगा नहीं, जख्म में इन्फेक्शन होगा, पेशेंट की लात तक हटानी पड़ सकती है। बट ऐसे केस में प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं कि सफाई करने के बाद कई बार 48 घंटे के बाद दोबारा सफाई करनी पड़ती है, तो 2 या 3 सफाई करने के बाद उसमें मांस चढ़ाया जाता है या फिर स्किन लगाई जाती है। स्किन अगर जख्म ऊपर ही है, गहरा नहीं है, हड्डी दिख नहीं रही, सिर्फ मांसपेशियां हैं, तो उसके ऊपर स्किन लग जाती है, जो कि दूसरी टांग से लीक जा सकती है। बट अगर बहुत गहरा जख्म है
तो उसमें हम मास्क लगाते हैं, और मास्क कई बार आसपास की टांग से लिया जाता है और कई बार दूसरे जगह से, जैसे पीठ से मास्क लिया जा सकता है, दूसरे थाई से मास्क लिया जा सकता है माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के साथ। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल स्किन या फिर नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जिससे कि हम जख्म को जल्दी रेडी कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन के लिए। मान लो कि पेशेंट फिट नहीं है, उसके दिमाग में भी चोट लगी है और उसकी लात में भी चोट है, बट दिमाग की चोट की वजह से हम जल्दी मास्क का ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि उसको एक नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी सिस्टम में रखते हैं, जिससे कि जख्म बंद होता है, उससे कंटिन्यूस सलाइन से क्लीनिंग होती रहती है और गंदगी निकलती रहती है, और बार बार डेली पट्टी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसको दर्द कम होता है, उसमें ब्लीडिंग कम होती है, तो जख्म जल्दी रेडी होता है। और उसके बाद जब पेशेंट फिट हो जाता है, उसकी हेड इंजरी का इन्फेक्शन खत्म हो गया या पेशेंट फिट हो गया, तो फिर उसके बाद हम उसको स्किन लगाने के लिए या मास्क लगाने के लिए या फिर आर्टिफिशियल स्किन तक भी लगाते हैं, जब पेशेंट के पास मतलब मान लो कि बहुत ओल्ड है, सिक है, या बच्चा है जो बहुत छोटा है, जिससे कि हम बड़ी सर्जरी नहीं कर सकते। मान लो मास्क चढ़ाने वाला ऑपरेशन तो कम से कम 2-3 घंटे से लेके 8-8 घंटे तक भी चलता है। तो ऐसे केस में जिन पेशेंट में हम बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते, उनमें हम आर्टिफिशियल स्किन का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर मितेश्वर, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या जो हम आजकल पढ़ते भी हैं, थोड़ा आप हमें क्लियर करिए कि हम सही कह रहे हैं या नहीं, सिलिकॉन का भी इस्तेमाल होता है क्या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में या एस्थेटिक सर्जरी में? सिलिकॉन का भी इस्तेमाल होता है, क्या आप करते हैं, या फिर ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी तक ही सीमित है? जी, सिलिकॉन का इस्तेमाल तो काफी सालों से होता है, और खास करके ये 2 चीजों में ही होता है, सिलिकॉन के इम्प्लांट्स। तो सिलिकॉन के इम्प्लांट्स मेनली मतलब 95% सिलिकॉन के इम्प्लांट्स ब्रेस्ट एस्थेटिक सर्जरी के लिए होता है, जिनके स्तन छोटे साइज का होता है और वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अगर वो स्तन को बड़ा साइज कराना चाहते हैं तो उसमें सिलिकॉन प्लांट्स डाल के हम स्तन का साइज बढ़ा सकते हैं। बट सिलिकॉन के इम्प्लांट्स और चीज में भी आते हैं, जैसे कि अगर कोई नाक का ऑपरेशन कराना चाहता है, मान लो उसके चोट लगने से उसका नाक बैठ गया है, तो उसमें हम सिलिकॉन का इम्प्लांट भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। और इसके साथ साथ किसी की अगर जो चिन होती है, अगर हम साइड से देखें, अगर चिन पीछे है और नाक आगे है, तो वो बहुत ही खराब दिखता है। तो उसमें कई बार हम सिलिकॉन के इम्प्लांट्स डाल के चिन को आगे लेके आते हैं। तो ज्यादातर चिन के इम्प्लांट्स और सिलिकॉन के इम्प्लांट्स इसी यूज होता है, और इसका कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए मैं थोड़ा और अब हम विस्तार से जो जिस तरह की सर्जरीज आप करते हैं मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। एक्सीडेंट्स होते हैं इतने बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद सर्जरी होती है, तो हैंड सर्जरी ये क्या होती है? क्योंकि कई बार एक्सीडेंट में या कुछ ऐसा हो जाए तो बिल्कुल अलग भी हो जाते हैं हाथ, तो ऐसे में हैंड सर्जरी कितना बड़ा रोल निभाती है? किस तरीके से आप नॉर्मल लाइफ इस तरह के पेशेंट को दे पाते हैं? हैंड हमारा एक ऐसा चीज है जो हमारी एक आंखों का काम करते हैं। अगर कोई अंधा है तो वो अपने हाथ से छू के सब चीज का पता कर सकता है। उसको किसी चीज का सहारा लेना है तो अपना हाथ यूज करता है। इसलिए हाथ का इतनी इंपॉर्टेंस है बॉडी में कि खास करके जो अंगूठा है, हाथ का 40% काम सिर्फ अंगूठा निभाता है। तो ये प्लास्टिक सर्जन समझ सकता है, क्योंकि सिर्फ एक और 4 चीजें होती हैं बेसिकली, कि हमारे शरीर में 4 मेन चीज होती है। एक होती है हड्डी, एक होती है मसल जो कि मांसपेशियां, फिर उसकी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और स्किन। 5 चीजें। तो अगर इन चीजों में से किसी एक चीज में भी डैमेज हो जाए, और हाथ, आपको पता है कि 3 हफ्ते भी अगर हाथ बंधा रहे तो हाथ पूरा स्टिफ हो जाता है और दोबारा काम करने लायक नहीं रहता। तो एज अ हैंड सर्जन हमारा मकसद होता है कि तुरंत से तुरंत इसको जो चीज रिस्टोर करनी है, अगर इसकी नर्व कट गई है जिससे छूने का पता नहीं चलेगा, तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर बाल से भी पतले धागे से नसों को जोड़ते हैं, जिससे कि नर्व का फंक्शन वापस आए। स्किन चली जाती है तो मास्क लेके लगाया जाता है, पेट से लगाया जाता है, या फिर अपना थाई से लेके मास्क लगाया जाता है। और अगर ब्लड वेसल्स कटती हैं तो भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर 1 मिलीमीटर से भी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि उंगलियों के लेवल पे होती हैं, और उंगली को अगर उंगली कट जाती है तो उसको जोड़ा जाता है।
तो आपने तो शायद वो केस सुना ही होगा, जो चंडीगढ़ में एक पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ कट गया था, तो चंडीगढ़ के प्लास्टिक सर्जन ने जोड़ा था उसको। तो वो कलाई के लेवल पे था, तो इस लेवल पे 2 मिलीमीटर की ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको जोड़ा जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी उंगलियों को चलाने की जो रस्सियां होती हैं, जो उंगलियों को चलाने की जो रस्सियां होती हैं उसको टेंडन्स बोलते हैं, वो भी जोड़ी जाती हैं। और आगे की तरफ 9 टेंडन होते हैं और पीछे की तरफ और टेंडन होते हैं जो कि उंगलियों को सीधा करती हैं। तो इन सब को जोड़ा जाता है, किसी भी लेवल पे किस प्रकार का भी डैमेज हो एक्सीडेंट की वजह से, तो इनका जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ हैंड सर्जन में जैसे कंजेनिटल, जो बचपन से ही किसी का अंगूठा नहीं है, तो उसको बड़े होने पे अगर उसका अंगूठा नहीं होगा तो उसके कभी दिमाग में आएगा ही नहीं कि इसका अंगूठे का कुछ फंक्शन है। तो 2-3 साल में जब बच्चे के दिमाग में अंगूठे का फंक्शन आना शुरू हो जाता है, रेडी हो जाता है, और थोड़ी खून की नसें भी बड़ी हो जाती हैं, तो पैर की उंगली लेके अंगूठे के रास्ते बनाया जा सकता है, जिससे कि उसको 5 उंगलियां मिले। और इसके साथ साथ कई बार अगर पैर की उंगली वाला, जैसे हमारे देश में ज्यादातर लोग मना कर देते हैं कि पैर की उंगली नहीं लगानी, तो इस उंगली को भी घुमा के अंगूठे का आकार दिया जा सकता है। एंड ये तो हो गया कि एब्सेंट, कई बार उंगलियां जुड़ी होती हैं, तो अगर ऐसी उंगलियां जुड़ी हैं तो कोई भी बारीक काम नहीं हो पाएगा, तो उन्हें उंगलियां खोलना, ये भी प्लास्टिक सर्जन सिंडेक्टाइली बोलते हैं इसको। तो इसका प्लास्टिक सर्जरी होती है, स्किन लगाई जाती है, उंगलियों को अलग किया जाता है, तो जो कि 6 महीने से शुरू करके 18 महीने 3 साल तक स्कूल भेजने से पहले हमें करना होता है, ताकि बच्चा अपने स्कूल में जाके प्रॉपरली हैंड का फंक्शन से यूज कर सके। जो आप बातें बता रहे हैं डॉक्टर मितेश्वर, सच में बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं, और ये छोटी छोटी दिक्कतें लगती हैं लेकिन जिसकी लाइफ में हो रही होती हैं उसे पता होता है कि वो क्या मिस कर रहा है। तो ये जो सर्जरीज आप बता रहे हैं ये तो काफ़ी घंटे चलती होंगी, क्या काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए चलती हैं सर्जरीज? क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि उंगली का आप ले रहे हो, पैर की आप ले रहे हो और हाथ पे लगा रहे हो, तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग होंगी, और क्या इनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है? जी एब्सोल्युटली, टाइम तो डेफिनेटली है, कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं मिनिमम। और खास करके जब ये टीम वर्क में हो रहा होता है, 2 या 3 प्लास्टिक सर्जन मिलकर करते हैं, तभी 8 से 10 घंटे में ये काम हो पाता है, और अकेले तो प्लास्टिक सर्जन कर ही नहीं पाता। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, बट फिर बेस्ट रिजल्ट के लिए टीम का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जैसे कि आपने कॉस्ट का पूछा, अब कॉस्ट मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कॉस्ट में होता है, एक तो चलो सर्जन की फीस हो गई, जो भी उसने 8-10 घंटे लगाए उसकी फीस हो गई, बट मेजर काम होता है कि जो इस सामान इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, बाल से भी पतले धागे जो इस्तेमाल होते हैं, एक एक धागा 6-6 हजार रुपए का आता है, तो नो डाउट कॉस्ट तो बढ़ती है। और हर ऑपरेशन में ऐसे कम से कम 8 या 10 धागे यूज होते हैं। अगर नसों को जोड़ना है, ब्लड वेसल्स को जोड़ना है, 8 से 10 धागे इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ अगर इंश्योरेंस है तो उसमें कवर हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जैसे मेरी ट्रेनिंग एम्स दिल्ली में हुई है, तो वहाँ ये ऑपरेशन तो बिल्कुल फ्री में होते थे। जो प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की हम बात करें, उसको लेकर हम लोगों को सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मितेश्वर, माइक्रो सर्जरी, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1 मिलीमीटर की वेसल, 2 मिलीमीटर की वेसल, 3 मिलीमीटर की वेसल, तो ये सब एक माइक्रो सर्जरी के अंडर आता है। माइक्रो सर्जरी मतलब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना और 3 मिलीमीटर से कम लेके 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर तक की कुछ भी चीजों को जोड़ना, जो कि नर्व्स हो सकती हैं और ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। अब हाथ में उंगली से मैंने बताया आपको, यहाँ से ऊपर जाते रहते तो नसें बड़ी होती जाती हैं। चेहरे में जैसे फेशियल रीएनिमेशन बोलते हैं, जैसे स्ट्रोक के बाद या फिर ब्रेन कैंसर के बाद किसी का चेहरा लटक जाता है, उसकी स्माइल खराब हो जाती है, आंख बंद नहीं हो पाती, तो उसमें जो हम फेशियल रीएनिमेशन करते हैं, फेशियल नर्व्स जो जोड़ते हैं, वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती हैं, तो वो सब माइक्रो सर्जरी के अंडर आता है। और एक्सीडेंट के बाद किसी की बाजू काम नहीं करती, वो बाजू उठा नहीं पाते, तो उसके भी जो ब्लड नर्व ट्रांसफर करते हैं, कुछ नर्व हम यहाँ जोड़ते हैं, कुछ नर्व हम छाती से लेके बाजू को देते हैं, जिससे कि उसका दोबारा फंक्शन आए काम करने का, तो ये सब माइक्रो सर्जरी में आता है। और इसके अलावा ये क्रैनियोफेशियल सर्जरी क्या होती है डॉक्टर मितेश्वर? क्रैनियोफेशियल सर्जरी बेसिकली स्कल और फेस, 2 चीजें, इसमें कुछ भी हड्डी का काम लेके या स्किन का काम, कुछ भी ये क्रैनियोफेशियल सर्जरी में आता है।
आमतौर पे अगर हम क्रेनियोफेशियल बात करें तो कुछ बच्चे होते हैं जो पैदाइशी जिनका स्कल लंबा होता है या चौड़ा होता है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि एपर्ट सिंड्रोम, जिसमें चेहरा चपटा सा रहता है और स्कल बढ़ता नहीं है, जिससे कि दिमाग पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। तो ये 1 साल से अंदर अंदर हम क्रेनियोप्लास्टी करते हैं, जिसमें हम स्कल को खुलने में मदद करते हैं। और इस सब का 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे कि हम 3D मॉडल पे प्लानिंग करके कि किधर कट लगाना है और किधर बोन को रीशेप करनी है ताकि स्कल बढ़ सके 1 साल के अंदर अंदर, तभी ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी। और फेस की मान लो फेस की सर्जरी, जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है, एक सिंड्रोम होता है जिसमें एक साइड का चेहरा ग्रो नहीं होता, एक साइड का चेहरा नॉर्मल ग्रो होता है और दूसरा साइड का चेहरा पीछे रह जाता है। तो उस केस में हम इम्प्लांट्स डालते हैं जो कि बोन सीमेंट से बनते हैं। बोन सीमेंट के 3D प्रिंटिंग से बोन के सीमेंट के इम्प्लांट बनते हैं और वो चेहरे में डालते हैं ताकि जहां स्किन बैठी हुई है वहां स्किन उठ जाए और उस शेप को दूसरे फेस की तरह मैचिंग हो सके। तो ये ज्यादातर क्रेनियोफेशियल डॉक्टर सर्जरी में आता मितेश्वर है। कई ऐसी बातें बता रहे हैं, आप खुद देखिए कितना बड़ा ये चेंज हो सकता है और कितनी ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं, तभी लोग इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं। डॉक्टर मितेश्वर, जो कैंसर आजकल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लगातार हम सुन रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, या फिर और भी हम बड़ी बीमारियों की बात करें, ट्यूमर्स की बात करें, उसके उन सर्जरीज के बाद भी कितना बड़ा रोल आ जाता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी बीमारी, उससे आप निकल रहे हैं, आप उस ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हैं और उसके बाद जो चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, तो ऐसे में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या रोल निभाती है? इंडिया में देखिए सबसे ज्यादा कॉमन ओरल कैंसर है, जिसमें कि अंदर की जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो उसका कैंसर, क्योंकि मुंह में जब टबैको डालते हैं तो वो टबैको खाने से जो अंदर का लाइनिंग खराब होती है, अगर तो टाइम पे हो जाए तो लाइनिंग ही निकालनी पड़ती है, बट ज्यादातर पेशेंट टाइम पे नहीं आते, जिसकी वजह से वो कैंसर हड्डी तक फैल जाता है। तो इस केस में बाहर की स्किन, अंदर की स्किन, आधा जबड़ा कैंसर के सर्जन तो निकाल देते हैं, तो जो वहां खड्डा बनेगा, पेशेंट को थूक थूक गिरती रहेगी हमेशा से, उसके नाक में एक ट्यूब रहेगी जिससे कि वो उनको खाना पेट में सीधा जाएगा, मुंह से तो वो खा ही नहीं पाएंगे। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम मास्क लगाते हैं, जो कि माइक्रो सर्जरी के साथ हम बाजू से, हाथ से ले सकते हैं या फिर थाई से ले सकते हैं, और यहाँ हम ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करके, वो भी 8-10 घंटे का ऑपरेशन होता है, और यहाँ कनेक्ट करके उस छेद को भरते हैं ताकि उसमें से उसकी थूक ना गिरे, वो खा सके, चबा सके। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर जबड़ा भी निकल जाता है, आधा जबड़ा निकल गया, तो वो सपोर्ट चले जाती है पूरे फेस को, तो हम टांग की हड्डी लेके उसकी खून की नसों के साथ लेते हैं टांग की हड्डी को। और जैसे हमारे टांग में 2 हड्डियां होती हैं, एक पतली हड्डी होती है जिसको फिबुला बोलते हैं, उस हड्डी को हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से 3D प्रिंटिंग के माध्यम से गोल आकार देके यहाँ कनेक्ट करते हैं, उसकी ब्लड वेसल्स को गर्दन में जोड़ा जाता है ताकि वो जिंदा रहे हड्डी, और प्लेट्स के साथ उस दूसरे नॉर्मल हड्डी के साथ जोड़ा जाता है ताकि वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये उनके लिए एक इतना लाइफ ऑल्टरिंग प्रोसीजर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर के बाद पेशेंट कितने साल जिंदा रहेगा। कई बार तो लोग 5-7 साल, 10 साल भी जिंदा रह लेते हैं। तो अगर 10 साल उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है नॉर्मल मास्क लगाने से, तो वाई नॉट। एंड इनफैक्ट जो हड्डी लगाई जाती है उसमें तो दांत भी लग सकते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स भी लग सकते हैं। यहाँ पर मैं ये जो आप बातें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं सच में काफ़ी आई ओपनिंग है कि कितना बड़ा रोल निभा रही है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आज के समय में पेशेंट्स की ज़िंदगी में। ये जो लोअर लिम्ब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, मैं चाहूँगी आप इसके बारे में बताएं, इसमें क्या किया जाता है? सो लोअर लिम्ब में मोस्ट कॉमन इज कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, मतलब कि इतना सिवियर इंजरी हुई है कि हड्डी तो टूटी है, उसके ऊपर का मांस चला गया है पूरा। तो कोई भी हड्डी जुड़ नहीं सकती जब तक उसके ऊपर मांस नहीं होगा, और इसे बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टिक अप्रोच। मतलब हम ऑर्थोपेडिशियंस के साथ मिलके एक पेशेंट की लात बचानी है। अगर इतना गंदे से फ्रैक्चर है, ऊपर मांस नहीं है, तो नॉर्मली
गांव में तो बोल देंगे कि भाई इसको एम्पुटेट करा लो ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। बट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के माध्यम से ऑर्थोपेडिक्स के साथ हम मिलके पहले तो हम उस पर मांस लगाते हैं ताकि वो हड्डी जुड़ सके, और अगर किसी कारण से हड्डी नहीं जुड़ती तो उसमें हम, जैसे कि जबड़े में अगर हड्डी लगा रहे हैं तो हम दूसरी टांग से हड्डी लेके उस हड्डी को, गैप को भी फिल कर सकते हैं माइक्रो सर्जरी के साथ। तो नॉट जस्ट मांस लगाना, बट हम लेग बोन को भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक्स के साथ मिलकर। ईश्वर, आप कह रहे हैं कि अगर बॉडी में कहीं कुछ कमी है तो आप कहीं और से, बॉडी में ही कहीं और से मांस लेके लगा सकते हैं। आपने कमर से लिया या आपने दूसरे लिम्ब से लिया, तो क्या वहाँ पर फिर आप वहाँ से तो ले रहे, क्या वहाँ पे दोबारा ग्रोथ क्या कैसे वहाँ पे होगा? एक तरफ से आप ले रहे हैं, दूसरी तरफ लगा रहे हैं, तो जहाँ से आप मांस ले रहे हैं वो भी तो फिर जगह खराब ही हो रही है, तो उसका क्या होगा? तो जहां से मांस लिया जाता है, हमारी कोशिश रहती है कि उसको टांके लगा के बंद कर दिया जाए। क्योंकि आप देखना, अगर आपने थाई को आप टच करोगे तो वहां हम आपको एक्स्ट्रा स्किन 8 सेंटीमीटर तक की स्किन को एक्स्ट्रा होती है, और सिमिलरली बैक पे भी हमारी एक्स्ट्रा स्किन होती है। तो ये स्किन हम टांके लगा के बंद कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ मसल्स होती हैं, जब हम स्किन के मसल्स ले लेते हैं, जैसे हमारी पीठ की जो मसल्स होती हैं वो हम विदाउट स्किन ले सकते हैं और मास्क को कवर करने के लिए, तो पीछे सिर्फ एक चीरे का निशान आता है और कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बॉडी का, इसे ही प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है प्लास्टिकोल, कि आकार देना, किसी और चीज से मांस उठा के उसको प्लास्टिक सर्जरी से उसको आकार देना ताकि वो नई जगह पे जाके सेट हो सके। तो यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर अमितेश्वर ने हमको बताई, और कहीं ना कहीं कई लाइफ चेंजिंग ये सारे डिसीजंस होते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, और बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। डॉक्टर अमितेश्वर, मैं यहाँ पे, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेशेंट्स जब आते हैं क्या वो कहते हैं, क्योंकि अगर आप रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जाओगे, ऐसा कुछ करोगे, कुछ ज़रूरत होगी तभी आप आगे बढ़ते हो इसमें, तो कितना मुश्किल होता है सोसाइटी में उनके लिए रहना या कोप अप करना, तभी वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में सोचते हैं। और जब आप सर्जरी कर देते हो तो आके वो क्या बताते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि दे फील नॉर्मल अगेन, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि लोग उनको देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं एक हॉस्पिटल में था, तो जब हमारी टीम थी, उसमें एक जनरल सर्जन जो खुद एक पेशेंट बन के आए थे हमारे पास। ही वाज अ जनरल सर्जन, एंड उनको कोविड के दौरान ब्लैक फंगस हुआ था, तो उनका पूरा का पूरा अपर जॉ चला गया था, और हमने वो माइक्रो सर्जरी के साथ लेग से बोन लेके पूरा का पूरा अपर जॉ बनाया, उनको 10 दांत लगाए उसमें। तो मतलब उनका कहना ये था कि एज अ सर्जन हिमसेल्फ वो अपनी पेशेंट की ओपीडी नहीं देख पा रहे थे, वो खुद अपना काम नहीं कर पा रहे थे। उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी कि मुंह में छेद था, खाना नहीं खा पाते थे, नाक में पानी चला जाता था। तो जब हमने वो सर्जरी की, उसके बाद हालांकि 2-3 सर्जरी और लगी, करेक्टिव सर्जरीज लगी, बट आज की डेट में वो बंदा एक खुद अपनी सेवाएं पेशेंट्स को दे पा रहा है। तो वो उसने कहा था कि उनका 90 से 95% उनका चेहरा वापस मिल गया है प्लास्टिक सर्जरी से। तो जब ऐसा हमें पेशेंट कोई बोलता है तो फिर हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ एक खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, किसी को उनकी जिंदगी वापस लौटाने के लिए है। आई अग्री दैट हम, हो सकता है शायद जान बचाने वाले ज्यादा ऑपरेशन नहीं करते, बट किसी की अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद है। और जान बचाने वाली जिंदगी तो यस, बर्न्स में तो हम करते ही हैं, इलेक्ट्रिक बर्न्स हो गए, मेजर बर्न्स हो गए, इन सब पेशेंट्स में जान को खतरा बना रहता है, तो उनमें स्किन ग्राफ्ट लगाना, आर्टिफिशियल स्किन लगाना, कैडेवरिक स्किन, डेड पर्सन की स्किन लगाना, एक इटसेल्फ इज अनदर प्रोसीजर ऑल टुगेदर, एंड वो वाला काम तो हम करते ही हैं। जब आप इतना बड़ा चेंज लाते हो पेशेंट की लाइफ में, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, कि आप कैसा फील करते हो एज अ डॉक्टर, और क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं, मैं जानना चाहूँगी। मुझे तो यही लगता है कि इफ आई एम एबल टू मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ,
एंड अगर वो पेन नहीं पकड़ पा रहा और उसके बाद अंगूठा बनाने के बाद वो पेन पकड़ पा रहा है, या जिसका हाथ कटने वाला है और उस हाथ को रीअटैच कर देते हैं, चाहे वो फंक्शन हो सकता है 100% ना हो, 80% हो, 90% हो, बट स्टिल इट विल सेव देम फ्रॉम बिकमिंग हैंडीकैप्ड। एंड जिनका एस्थेटिक सर्जरी में देखें तो अगर वो मेंटल प्रेशर है, उनको किसी की शादी नहीं हो पा रही बिकॉज वो अंडर कॉन्फिडेंट है, या उनको लगता है कि उनके कामकाज में वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे बिकॉज उनका नाक कैसा है या उनका शरीर का आकार कैसा है, या मान लो मैरिड वुमेन्स की बात कर लो जिनकी जो वापस वांट टू गो बैक टू द कॉर्पोरेट फील्ड एंड दे पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद दे फील अंडर कॉन्फिडेंट विद द शेप ऑफ द बॉडी। तो अगर हम उस प्लास्टिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के साथ उनको वो चीज वापस दे पाते हैं, so that makes all the difference because they are able to get back to the society. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमितेश्वर, हमारे साथ जुड़े प्लास्टिक सर्जन। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में हमने आज आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में बहुत फ़र्क होता है, और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आज के समय में पेशेंट्स को नॉर्मल ज़िंदगी देने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।